गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और इसमें आज हम लोग ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को एक फर्स्ट वीडियो में फटाफट पढ़ेंगे। तो आप लोग लाइव जुड़ जाइए और हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही स्पीड से पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तुम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फटाफट एक स्पीड स्पीड वीडियो में। देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को कि कोरोमंडल तट जो है, कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका कारण क्या है। तो कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है उसका कारण होता है कि उत्तर पूर्वी मानसून होना, यानी प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग को छोड़कर शरद ऋतु में हवाएं जो है शरद ऋतु में हवाएं महाद्वीपीय होती हैं, जिसमें आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है। अक्टूबर नवंबर में लेटिट्यूड मानसून जो होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु जो कोरोमंडल है वो कहाँ है, तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है जो आंतरिक भाग में घटती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा क्यों होती है। इसका भी एक खास कारण होता है, वो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी जब शीत ऋतु में देश के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रति चक्रवर्तीय दशाएं पाई जाती हैं, तो शीत ऋतु सामान्यतः जो है शुष्क होती है। और इन दिनों उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभों से प्राप्त होती है, जो दिसंबर से फरवरी के मध्य इस क्षेत्र पर क्रियाशील रहते हैं। आप लोग एक बार कमेंट करिए, वॉइस आपको क्लियर मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कोलकाता में जब 88 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में, ध्यान रखें, और यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है, यानी जब कोलकाता में 88 डिग्री यानी 30 मिनट पूर्वी देशांतर होता है और यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है, तो मुंबई जो है 73 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा। तो इसका खास कारण मैं बताऊं आपको कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूर्णन करती है और एक घूर्णन गति प्रत्येक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लेती है, 4 मिनट का समय लगता है। 15 देशांतर घूमने पर कितना हो जाता है, 1 घंटे का समय लगता है। जब कोलकाता 88.30 मिनट पर 6:10 है, तो 73 अंश पर पूर्वी देशांतर कितना हो जाएगा, और 15 डिग्री 30 मिनट का अंतर होता है इसमें और इसमें, इसलिए सूर्योदय 1 घंटा 2 मिनट बाद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7:12। कितना हो जाएगा, 7:12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित कथन पर हमें विचार करना, इसके कारण और कथन को हम लोग देखेंगे।
कारण कथन हमारा है कि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है, यानी उष्ण मरुस्थलों का विस्तार कहाँ पर है? महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है। और इसका कारण देखेंगे, वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं। इसका सही कौन सा होगा? तो हम लोग देखेंगे इसका करेक्ट जो हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा। यानी हम देखेंगे कि उष्ण मरुस्थलों का विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है ये। दूसरा, वायु भार पेटियां मौसम के अनुसार उत्तर दक्षिण खिसकती हैं, ये भी सही है। लेकिन अगर हम देखें, परंतु आर और ए की जो व्याख्या है वो सही नहीं है। यानी आर के अनुसार अगर हम देखें तो ए की व्याख्या जो है वो सही नहीं है, यानी ए तथा आर अपने आप में दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हम लोग कि उष्ण मरुस्थल महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग 20 से 30 एनएस पर यानी नॉर्थ साउथ पर पाए जाते हैं, और प्रति चक्रवर्ती एवं बाष्पीकरण एवं अन्य कारण भी इसमें सम्मिलित हैं। वायु भार पेटियां सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के कारण खिसकती रहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो किसी नदी के जो खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को हम लोग कहते हैं महाखंड, यानी महाखंड के नाम से जानते हैं। सामान्य रूप से बहुत गहरी तथा संकरी घाटी के गार्ज कंदरा महाखंड कहते हैं, और महाखंड वी आल वी आलार की घाटियों के रूप में होते हैं, जिनमें हम किनारे की दीवार अत्यंत खड़े ढाल वाली होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। तो भूकंप की प्रबलता किससे मापी जाती है? तो वो रिएक्टर मापने से मापी जाती है। यानी भूकंप भूपृष्ठ का विविध उग्रता वाला वह कंपन है जिसके उद्भव से पृथ्वी के अंतर्गत बलों का योगदान है। रिक्टर मापक पर इसकी तीव्रता जो है वो 7 से अधिक होने पर जन धन की भारी तबाही होती है। रिक्टर मापक पर भूकंप की तीव्रता 9 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सिरप। तो क्या कहलाती है? सिरप। यानी सिराओ गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा होती है जो सहारा के रेगिस्तान में उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। जिस समय रोम सागर में चक्रवातों का आविर्भाव होता है उस समय सिराएं जो है अधिक सबल होती हैं। इनका यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट है, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यानी निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली हम लोग जलराशि जो होती है उसे हम अपवाह के नाम से जानते हैं, करंट के नाम से। यानी जब निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जो
जलराशि होती है उसको हम करंट यानी अपवाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अपवाह के नाम से जानते हैं। यानी जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर गति से अग्रसर होता है तो उस धारा को हम करंट कहते हैं और इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट है कि विक्षेप बल यानी कोरियस जो फोर्स होता है तो उससे जो उत्पन्न होता है विक्षेप बल जो है वो किससे उत्पन्न होता है? तो वो उत्पन्न होता है पृथ्वी के परिभ्रमण से। यानी किससे होता है? पृथ्वी के परिभ्रमण से। यानी जब धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है, यदि पृथ्वी की अक्षीय गति नहीं होती है तो हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण दिशा में प्रवाहित होती हैं। वस्तु पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है और इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल का नाम भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री एक अंटार्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र है। यानी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र है। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान का स्थायी केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से एक और अनुसंधान केंद्र है जो कि मैत्री भी स्थापित किया गया, यानी उसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों में सही का उत्तर चयन हमें ए और आर। ए का मतलब होता है कि ए कथन है कि हिमालय पर्वत शीत ऋतु में उत्तर की ओर से आने वाले पवनों से भारत की रक्षा करता है। यानी इस बार ये कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है। कारण इसका हम देखेंगे, कारण क्या है? हिमालय जो है विश्व की सर्वोच्च एवं नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी दोनों सही है और कथन के अनुसार कारण भी इसका सही है, तो आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। यानी जब हिमालय जो है विश्व की सर्वोच्चतम एवं नवीनतम चोटी है और इस पर्वत श्रेणी को जो ये कैसी चापा आकार में फैली हुई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाती है? सभी को पता होगा, ये मृत सागर में पाया जाता है। सामान्य रूप से सागरी जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुरूप अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। मृत सागर की लवणता 240%, लाल सागर 37 से 41%, काला सागर 15 से 10% लवणता इसमें पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र यानी ग्रांड बैंक स्थित है। तो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र यानी जो ग्रांड बैंक स्थित है वो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में, यानी उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, केन्या, इंग्लैंड तथा न्यूफाउलैंड के तटीय क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है और इस क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा जॉर्ज बैंक विश्व के प्रमुख मछली पकड़ने का क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे कि मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। तो मंगोलाइड जो उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मध्य एशिया को। किसको माना जाता है? मध्य एशिया को। यानी मंगोलाइड प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशिया क्षेत्र में माना जाता है और यह प्रजाति पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत को छोड़कर संपूर्ण एशिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी मध्य एशिया में मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान को मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो वो ओसाका है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2,
ओसाका जो है वो जापान का मानचेस्टर माना जाता है, क्योंकि कोबे ओसाका औद्योगिक क्षेत्र जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, जहां जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 33% परसेंट जो माल है वो उत्पन्न किया जाता है, और ओसाका से जापान की कुल सूती वस्त्र उत्पादन 37% का भाग प्राप्त होता है। और ओसाका को पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है, यानी जापान में जो है मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है, जो कि पूर्व का एक मैनचेस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु बहुत ही प्रसिद्ध है। तो खनिज तेल की अगर बात करें तो वो किरकुक में है, यानी खनिज तेल की उत्पत्ति समुद्री जीवों एवं जानवरों के अपघटन से हुई है, जो 10 से 20 करोड़ वर्ष पहले अपसादों के नीचे दब गए थे। इराक के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्रों में मिरकुल, मोसल, अमालिया, बसरा जो है वो प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सेकंड से सम्मिलित करना। एक देश है और वहां पर कृषि उत्पादन है, यानी किस देश में कौन सा कृषि सबसे अधिक होती है। तो अगर हम जैसे बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? गेहूं का। मिस्र में अगर हम बात करें तो मिस्र में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। और अगर हम क्यूबा की बात करें तो क्यूबा में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है। और बांग्लादेश में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इसके अनुसार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन नहीं है, हम वो देखना है। जैसे कि अगर हम देखें, मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल कहते हैं, यानी मलिन बस्तियों को मुंबई में चाल के नाम से जानते हैं, ये कथन बिल्कुल ही सही है। लेकिन हमें क्या सही नहीं है वो बताना है। मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, यानी मलिन बस्तियों को झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, ये कथन गलत है। दिल्ली में इसे नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो मलिन बस्ती जो होती है इस्लाम गिरावट की एक चरमावस्था है, जिसमें आवास इतने अधिक अनुपयुक्त हो जाते हैं कि वे समाज के स्वास्थ्य और नैतिक मूल्य के लिए खतरा उत्पन्न करने लगते हैं। दिल्ली में इन स्लम एरिया को कटरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कटरा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी इसे नाम से नहीं जानते, इससे दिल्ली में मलिन बस्तियों को कटरा के नाम से जानते हैं। मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी कहते हैं, यानी मलिन बस्तियों में कोलकाता को हम क्या कहते हैं? झोपड़पट्टी के नाम से जानते हैं, ये भी कथन है। मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी के नाम से जानते हैं, ये सही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी नहीं कहते, वहाँ कटरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि हमें सूची फर्स्ट और सेकंड से, यानी झीलें दी गई हैं और राज्य दी गई हैं, इन्हें हमें बताना है कि कौन सी झील किस राज्य में है। जैसे अगर हम बात करें सांवर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। एक हम देखेंगे थर्ड नंबर। उसके बाद अगर हम बात करें लोनार झील की, तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और उसके बाद पुलिकट की अगर हम बात करें तो पुलिकट जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। और नौकुचिया जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, यानी इसके अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है वो करेक्ट है। सूर्यकट सॉरी सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह है। क्योंकि सौरमंडल में सूर्य के अलावा उसके 8 ग्रह तथा सौरमंडल का आकार जो है वो तस्तरी नुमा है, जिसमें सूर्य की स्थिति सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध तथा सबसे अधिक दूर जो ग्रह है वो बृहस्पति है। सूर्य से बुध की जो औसत दूरी है लगभग 387 खगोलीय इकाई है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? यानी वायुमंडलीय संरचना में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वो नाइट्रोजन है, क्योंकि वायुमंडल की संरचना मुख्य रूप से नाइट्रोजन जो कि 78.8% से हुई है। ऑक्सीजन अगर देखें तो मात्र 20.94 से हुई है। शेष भाग की रचना आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, सियोन, हेलिकन और क्रिस्टॉन, जेनिस, हाइड्रोजन आदि जैसे गैसों में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वायुमंडल की सबसे निचली परत देखेंगे, जैसे ये हमारा वायुमंडल है, इसकी हमें निचली परत देखना है, तो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, यानी क्षोभ मंडल पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल इसके साथ टिकाऊ हुआ हो। वायुमंडल के सबसे निचले भाग को, जिसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर है, क्षोभ मंडल कहते हैं, और इस मंडल में ऋतुगत परिवर्तन भी हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? तो निम्न वायुदाब जो है केंद्र क्या कहलाता है? तो वो चक्रवात के नाम से कहलाता है। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है। परिणाम स्वरूप परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। इनका आकार प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी अक्ष के समान होता है। यानी सामान्य रूप से क्या होता है, जो निम्न वायुदाब होता है वो चक्रवात के नाम से जाना जाता है। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। हरिकेन, यानी हरिकेन जो है उसके नाम से जानते हैं। तो कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। कई घिरी समदाब रेखाओं वाले विस्तृत उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हरिकेन यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। यह प्रति घंटे में 120 किलोमीटर गति से चलते हैं। इनकी उत्पत्ति कैरिबियन सागर में होती है। नेक्स्ट देखेंगे 26 में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल्ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं में पाया जाता है। तो डोल्ड्रम जो है वो 5 दक्षिण अक्षांश यानी 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं। निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर साउथ नॉर्थ और साउथ साउथ अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला होती है, और यहाँ हवाएं प्रायः जो है वो कैसी होती हैं? शांत होती हैं। अतः इस शांत पेटी को डोल्ड्रम कहते हैं, और डोल्ड्रम का विस्तार प्रत्येक स्थान पर क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं होता है। फेरल के नियम को हम देखेंगे कि फेरल का जो नियम हमें बताता है वायु संचार का नियम है। फेरल का नियम, जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़े हो जाएं तो हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हमें देखना है कि इसमें सही कौन सा नहीं है। तो जैसे हम देखेंगे कि यारडांग जो है, यारडांग वायु का कारक है, यानी वायु से बनने वाली जो आकृति है वो यारडांग बिल्कुल सही है। एक्सचुअरी जो है वो नदी से बनने वाला आकृति है, और लटकती घाटी जो है क्या है? हिमानी से बनने वाली, बिल्कुल सही है। और नूनाटक जो है वो भी एक हिमानी से बनने वाली है, लेकिन इसमें भूमिगत जल लिखा है, और इसमें पूछा नहीं तो इसका कथन है हमारा 4 करेक्ट, यानी नूनाटक जो है वो हिमानी के द्वारा बनता है, न कि भूमिगत जल से, तो ये गलत है। नेक्स्ट, गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो किसकी धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो अंध महासागर के पश्चिमी तट पर है। गल्फ स्ट्रीम धारा अटलांटिक महासागर के पश्चिम किनारे पर 20 अंश उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 अंश उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी यूरोप के तट पर प्रवाहित होती है। यह विस्तृत धारा क्रम है जो कि विस्तृत भागों की जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन अगर हम देखें तो ये अंध महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, शिकार करने हेतु हार्पून नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो हार्पून जो प्रयोग किया था वो एक्समो जनजाति के द्वारा किया गया है। एक्समो जनजाति जो है वो शीत प्रधान हिमाच्छादित प्रदेशों में निवास करते हैं, और ये लोग प्रधानता आखेटक है। सील मछली केटवो नामक बारहसिंगा का शिकार करते हैं। जाड़े के दिनों में सील मछली का शिकार किया जाता है, और इनके शिकारों के लिए डी हार्पून का भी प्रयोग करते हैं। ये हार्पून जो नामक यंत्र होता है वो एक्समो जनजाति इसका प्रयोग करती है शिकार के लिए। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखेंगे कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो वो किससे बचाती है? वो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस का मंडल होता है, और वायुमंडल में ओजोन का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि यह एक रक्षा आवरण का कार्य करती है, और इस आवरण के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। चलिए नेक्स्ट, विश्व की प्रजातियों और उनके निवास स्थल के जोड़े को हमें गलत जोड़ा बताना है। एक हमारे जनजाति है और उसका निवास है, तो हम लोग देखेंगे इसमें गलत कौन सा है। जैसे पिग्मी जो है वो कांगो बेसन का है, बिल्कुल सही है। बद्दू सऊदी अरब का, ये सही है। सकाई जो है वो मलेशिया का है, लेकिन ये साइबेरिया लिखा है, ये गलत है। एक्समो उत्तरी अमेरिकन का टुंड्रा प्रदेश, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया कि हमारा गलत जोड़ा कौन सा है, तो वो सकाई है, क्योंकि सकाई जो है मलेशिया का आवास है। चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण अधिवासों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है? तो वो प्राथमिकता रहती है, यानी प्राथमिक प्राथमिक व्यवसायों की प्रधानता जो ग्रामीण अधिवासों में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, मलेशिया प्रसिद्ध है। मलेशिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो मलेशिया जो है वो रबड़ की बागाती कृषि करती है, यानी मलेशिया जो है प्राकृतिक रबड़ का कृत्रिम उत्पादन करती है, परंतु यह तीसरे स्थान पर है। मलाया से जहां मलेशिया का अधिकांश रबड़ उत्पादन होता है, कुल फसली भूमि के 2/3 भाग में रबड़ का बागान है। देश के कुल निर्यात का 2113 आय से रबड़ का प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक की अगर खनिज की बात करें तो इसमें जस्ता है। क्या है? जस्ता। क्योंकि खनिज संसाधन की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर दो प्रमुख श्रेणियों धात्विक एवं अधात्विक में समूहित किया गया है। धातु के स्रोत धात्विक खनिज है, जैसे लौह, तांबा, जस्ता एवं सोना आदि से धातु उपलब्ध होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? तो जो लोहे का अयस्क है वो नहीं है, वो सिडेराइट है। सॉरी, क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है। तो वो लिग्नाइट है, यानी लोहा अयस्क चार प्रकार का होता है। एक हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लामोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट अयस्क लोहा का ऑक्साइड भी है, और लिग्नाइट कोयले का एक प्रकार है। ये जो थर्ड है ये इसका लोहे का नहीं है, क्योंकि लिग्नाइट जो है वो एक कोयले का भाग है, यानी कोयले का प्रकार है। नेक्स्ट देखेंगे, हमें सूची फर्स्ट और सेकंड से मैच करना है, और इसमें हमें ये बताना है कि इसका करेक्ट कौन सा है। लोहा इसका उत्पादन क्षेत्र और देश है, जैसे मध्य तटीय जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया का, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। थर्ड है। किरुणा की अगर बात करें तो किरुणा कहाँ है? स्वीडन में है। और लॉरेंट पठार कहाँ पर? हमारा फ्रांस में है। और मिसाबी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो करेक्ट है। ध्यान रखें, इसको एक बार ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक संसाधन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में जो है सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। भारत में खनिज संसाधन का एक वितरण एक समान नहीं है। अधिकांश खनिज देश के प्रायद्वीपीय भाग में ही पाए जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि देश के जो है महत्वपूर्ण राज्य है। झारखंड प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट शैलों का बना है, और देश का प्रमुख खनिज संपन्न क्षेत्र है। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी घाट के किस नाम से भी पुकारा जाता है? तो पश्चिमी घाट के शिवालिक श्रेणी, मध्यांचल श्रेणी, सह्याद्री श्रेणी, अजंता। तो पश्चिमी घाट के किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो सह्याद्री श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट या सह्याद्री का फैलाव
पश्चिमी सागर तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर में लंबाई में उत्तर में, तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है। यह ब्लॉक पर्वत जिनका निर्माण स्थल के खंड के अरब सागर में अब सम्मेलन के कारण हुआ है। नेक्स्ट, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा क्या है? तो भारत की केंद्रीय जो देशांतर रेखा है वो 82.30 है। यानी भारत की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में गोलार्ध के महत्व में पाई जाती है। 30 में देशांतरी विस्तार के कारण देश को दो भागों में बांटा जा सकता है, परंतु इस समय का समाधान 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानव यामोत्तर के रूप में मानकर लिया गया है। जीएमटी से 5.30 यानी 5.5 घंटा आगे रहता है। नेक्स्ट देखें, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी देखेंगे तो भारत की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कौन सी है? वो कच्छ की खाड़ी है, क्योंकि जो भारत की सबसे बड़ी कच्छ की खाड़ी है यह खाड़ी गुजरात में पाई जाती है और इस खाड़ी पर भारत का पहला भी फ्री फ्री निर्यात बंदरगाह जो है वो कांडला स्थित है। कौन सा स्थित है? कांडला स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु खंबात या बंगाल की खाड़ी क्रमशः गुजरात भारत में पूर्वी तट पर जो है वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर की राजधानी हमारी कहाँ है? तो मणिपुर की जो राजधानी स्थित है वो इम्फाल, यानी मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है। अगर हम कोहिमा की बात करें तो यह नागालैंड की राजधानी है। अगर हम शिलांग की बात करें तो यह मेघालय की है और ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जबलपुर नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जबलपुर जो है वो राजस्थान का एक क्षेत्र है और जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नर्मदा नदी पर स्थित है, क्योंकि जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। यह भड़ौच से दक्षिण ऐश्वरी भरती हुई अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है वो टर्सरी युग में हुई थी, क्योंकि हिमालय विश्व की नवीन एवं सबसे ऊंचे मोड़दार पर्वत क्रम को प्रदर्शित करते हैं और ये 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। यह विश्व के साहित्यिक पर्वत क्रम को प्रदर्शित करता है। इसमें कैम्ब्रियन से लेकर आदि नूतन काल तक की विविध प्रकार की शिलाओं के जमाव पाए जाते हैं। नेक्स्ट, तारापुर। तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर जो है वो आणविक शक्ति केंद्र के लिए है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना से हुए। देश से परमाणु ऊर्जा का विकास 3 चरणों में हुआ। देश में प्रथम परमाणु विद्युत गृह का निर्माण तारापुर मुंबई के निकट 1969 में किया गया है। याद रखें कि आप हमारी वेबसाइट मीमांसा एकेडमी यानी मीमांसा एकेडमी मीमांसा एकेडमी .co.in पर जाकर आप हमें सर्च कर सकते हैं और इसमें जाकर के आप एक लहरा जो ऐप्स होता है, एक लहरा ऐप्स को डाउनलोड करें और उसमें कोड जो रहेगा MIM003 करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो भी बैच हैं उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रत्येक बैच का अलग अलग कॉस्ट है, तो आप इसको वेबसाइट में जाकर जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सिद्ध हुई। देश में परमाणु ऊर्जा विकास 3 चरणों में हुआ है। देश में प्रथम परमाणु विद्युत गृह, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना से हुई। देश में परमाणु ऊर्जा का विकास 3 चरणों में हुआ। देश में प्रथम परमाणु विद्युत गृह निर्माण तारापुर मुंबई के निकट 1969 में पूरा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिसमें हम लोग देखेंगे परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं। चीका मिट्टी, तो इस प्रकार से जो परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं, यह जो है कथन बिल्कुल ही गलत है। मृदा आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है और भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा। इसके दो रूप होते हैं, परत अपरदन, अवनालिका अपरदन। परत अपरदन से समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। इसमें मृदा हटाना आसानी से दिखाई नहीं देता है, यह अधिक हानिकारक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन की पनामा नहर जो है किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यानी पनामा नहर अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है और इसका निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नगर एवं कोलोन के बीच किया गया। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी। अत्यधिक गहरी कटाव से युक्त इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य दशाओं में के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? तो वो है जलप्रपात नदी। नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं, गोखुर झीलें। यानी जलप्रपात की जो नदियां हैं वो है नदी वेदिकाएं, विसर्प रोधिकाएं, गोखर झीलें हैं। जलप्रपात में नदी वेदिका और विसर्प रोधिका से गोखर झील है। बहते हुए जल नदी के कार्य से उत्पन्न यह अपरदनात्मक स्थलाकृति है, जो क्रमशः जलप्रपात नदी, वाहिकाएं, विसर्प रोधिकाएं और गोखुर झील है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर अमेरिकी के उत्तर अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो वो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। यानी भूमध्य सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसे भूमध्य सागरीय व जलवायु कहते हैं। शीतकाल में अधिक वर्षा होती है, ग्रीष्म काल शुष्क रहता है। उसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के भाग इसमें सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखें 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियां हिम नदी स्थलाकृति पर पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। यानी निम्नलिखित में कौन सी सुस्पष्ट आकृतियां हिम नदी स्थलाकृति पर पाई जाती हैं? तो वो का और खा यानी ड्रेमलिन और लटकती घाटी, ये दो पाई जाती है। जब हिमनद के मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे होते हैं, तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी पर लटकती हुई प्रतीत होती हैं। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलासन मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार के ढेर या टीले होते हैं, या उल्टी नाव की तरह दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर। पद यानी भेड़ पीठ या सैल, रॉस मोटान निम्नलिखित में से किस एक से संबंध रखते हैं? तो वो इसका करेक्ट है हिमनदीय प्रक्रिया। यानी पद, भेड़ पीठ, सैल या रॉस मोटान जो निम्नलिखित में से किससे संबंध रखते हैं? तो वो हिमनदी प्रक्रिया से रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3rd हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हिमनदी क्षेत्रों में कुछ ऐसी
हिम अपर्दित शिलाएं होती हैं जो सिंदूर में देखने पर सिंदूर से देखने पर ऐसी प्रतीत होती है मानो कोमल ऊन वाली भेड़ बैठी हो। सन 1904 ईस्वी में डॉक्टर सासर महोदय ने इस प्रकार के टीले को रोस मोहानी का नाम भी दिया। नेक्स्ट देखेंगे मिन मिनामाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है। यह किसका कारण है? तो इसका कारण है जल प्रदूषण। यानी मिनमाटा घटना जल प्रदूषण से संबंधित है। जल में पारा या मरकरी की मात्रा अधिक होने से यह घटना घटती है। इसका प्रमुख उदाहरण सवाना के तट पर घटना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे 53 निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती है? तो वो जनजातियां जैसे बुशमैन, पिग्मी तथा एक्समी जो जनजाति हैं वो अपना जीवन यापन खाद्यान्न और संग्रह तथा शिकार से करती हैं। बुशमैन भालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली आर्कटिक जनजाति है। पिग्मी लोगों का निवास भूमध्य रेखा के दोनों ओर मुख्यतः अफ्रीका के कांगो बेसिन में निवास करती है। यह एक आर्कटिक है जो टुंड्रा प्रदेश में एक्समो लोगों का निवास स्थान है और ये प्रधानता आर्कटिक है। इनके घर को इग्लू कहते हैं। इनका घर बर्फ से निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाला शुष्क स्थानीय भवन किस नाम से जानते हैं? तो वो जाना जाता है चिनूक के नाम से। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पर्वतीय ढालों के सारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय भवनों को हम संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में चिनूक तथा यूरोप में अगर देखें तो फोन या फौज के नाम से जानते हैं। यह चक्रवात अन हवा स्थानीय ऊर्ध्वाधर हवा होता है जिसका जलवायु पर असीमित प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वह सूची फर्स्ट और सेकंड से सम्मिलित कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें वुलर झील, वुलर झील हमारी कहाँ की स्थित है? वुलर झील जो है वो जम्मू और कश्मीर की है। लोनार झील की अगर बात करें तो यह जो लोनार झील है वो यानी महाराष्ट्र की स्थित है। और पुलिकट जो झील हमारी स्थित है वो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। और लोकटक जो झील है वो मणिपुर की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हमारी वेबसाइट पे जाकर आप कैसे बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पुलिस के लिए, अदर के लिए भी। अभी आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? तो वो जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर। यानी सुएज नहर जो है वो किन को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर का निर्माण 1969 में मिस्र में उत्तर पोर्ट साइद एवं दक्षिण स्थित पोर्ट सुएज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। यह 180 किलोमीटर लंबा तथा 11 से 15 मीटर गहरा है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या है? यानी घटता हुआ क्रम देखेंगे तो 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम देखें तो केरल जो है वो 1084 है लिंगानुपात, तमिलनाडु में 996, छत्तीसगढ़ में 991 और उत्तर प्रदेश में 912 है। यानी इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य को प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। यानी सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। सूर्य से हमें ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया से विमुक्त होने पर मिलती है। जो सूर्य की उम्र 5 मिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो उसका करेक्ट है उत्तर प्रदेश। यानी कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है क्योंकि कर्क रेखा 33.5 नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं। यह जो रेखा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड
छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कथन और कारण के आधार पर है। तो कथन है कि बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित होते हैं। कारण है महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ गए हैं। इसका कथन है सेकंड ऑप्शन सही है, यानी ए तथा आर दोनों अपनी जगह पर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, बृहद मरुस्थल जो है निम्न अक्षांशों का 20 अंश से 30 अंश नॉर्थ पर स्थित है। मरुस्थलों के निर्माण में जलवायु के कारण मुख्य होते हैं। महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम से पूर्व हुआ है, न किस उत्तर से दक्षिण हुआ है, यानी न किस उत्तर से दक्षिण हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक की कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है, यानी किस एक से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है, जैसे कावेरी, पलार, पेनरू, तुंगभद्रा। तो जो तुंगभद्रा है, यानी तुंगभद्रा परियोजना अंतर्गत हाईपेट के निकट एक बांध बनाया गया, जिसमें निकाली गई नहरों में कर्नूल कुड़प्पा नहर प्रमुख है। इसके लगभग 4.97 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों का वर्षा के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है। तो वो सही है, जैसे कोलकाता, यानी कोलकाता में 120 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद फिर इलाहाबाद जिसमें 95 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद अहमदाबाद जिसमें 54 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची फर्स्ट और सेकंड से हमें सम्मिलित करना है। तो स्थल रूप है और एक प्रक्रिया है। तो जिसमें हम लोग देखेंगे इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक जो तटबंध है वो नदी के कारण बनते हैं। किसके? नदी के। एस्कर अगर हम देखें तो वो हिम नदी के कारण बनते हैं, और पेलजी जो है वो बातों के कारण बनते हैं, और वर्कान जो वो कास्ट के अनुसार बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो का सभी को कंप्लीट किया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी करें। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आप हमारी वेबसाइट पर जा करके कैसे चैनल को कैसे अपने जो बैच को खरीद सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको देख लेते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कैसे करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपनी वेबसाइट पर डालना है मीमांसा एकेडमी .co.in। इस वेबसाइट को हम लोग सर्च करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये ऑप्शन हमें देखने को मिले। अब हमें इसमें करना क्या है कि अगर हम चैनल अपने बैच को लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम किस में जाएंगे, रजिस्टर में जाएंगे। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड ऐप्स नाउ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ।
चलिए मैं इसके माध्यम से बताता हूँ। चलिए हम लोग जिसमें देखेंगे कि हमें यहाँ रजिस्टर पे जाकर के क्लिक करना है। जब हम रजिस्टर पे जाकर के क्लिक करेंगे तो हमारे इसमें सारी डिटेल हमें देखने को मिलेगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट में सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम लोगों को एक ओटीपी प्राप्त होगा और ओटीपी प्राप्त होने के बाद कुछ डिटेल होगी जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका बैच यानी किसके लिए खरीदना चाहते हैं वो आपको शो करेगा। अगर ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ आप देखिए कि ये एक लहरा जो है ये डाउनलोड होगा और उसमें आप कोड डालेंगे MIM003। इस कोड को डाल करके आप उसे ओपन कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें इसमें एग्जाम देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का एग्जाम देखने को मिलेगा। जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचर एलिजिबिलिटी, डिफेंस एंट्रेंस, डेली। और इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपने एग्जामों को इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये हमारे जो एग्जाम है हम देखेंगे कि अपने उत्तर प्रदेश के लिए जो सबसे यानी जो चल रहे हैं, जैसे यूपी एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो यूपी एग्जाम में यूपीएससी ट्रिपल, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी पुलिस कांस्टेबल। अगर हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेना है तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर हम लोग देखेंगे कि इसमें सिल्वर प्लान जो है वो 750 रुपये का, जो कि अभी आपको 20% छूट चल रही है, जिसमें 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, एनालिसिस रिपोर्ट मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल अवेलेबल और वीडियो टेस्ट सभी को मिलेंगे। गोल्ड प्लान में अगर देखें जिसमें 30% की छूट चल रही तो आपको 1400 रुपये का मिलेगा, जो कि अनलिमिटेड मॉक टेस्ट रहेगा, एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। 99 में देखेंगे कि अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो एनालिसिस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, ये हमें जो है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर ये भी देख सकते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो हम अप्लाई यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यूपी की वेबसाइट पर जाकर के हम ऑनलाइन पुलिस का एग्जाम भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने इसमें जो पैटर्न है वो जनरल नॉलेज है, जनरल हिंदी है, न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी है, जिसमें हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 150 और मार्क्स मिलेंगे 30। तो आप लोग हमारे इस वेबसाइट पर जाकर के बैच को खरीद सकते हैं। अन्य भी बैच अगर हम देखना चाहेंगे तो जैसे कि अगर हम यूपी की अगर बात करें, यूपी में छोड़िए आप हम लोग देखेंगे सीटेट के बारे में। तो टीचर एलिजिबिलिटी में जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग देखेंगे टीचर एलिजिबिलिटी में अगर हम सीटेट फर्स्ट के लिए खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, सीटेट सेकंड के लिए। बाकी आप लोग हमारे वेबसाइट पर जाकर या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये मोबाइल नंबर है 9045157653 और मीमांसा ट्रिपल सी center@gmail.com पर जाकर के आप लोग हमें चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।